ओके जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास बायो के स्टूडेंट इस वक्त ऑलमोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं और M2 हमारे पास है हमारे साथ इस वक्त। जनाब, सबसे पहले हम ऑनलाइन क्लास के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दे दें बायो के क्लास के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपनी बायो की बुक अपने साथ रखिएगा, ठीक है। और उसकी बेसिक वजह है कि हम आपके असाइनमेंट्स, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन आपको कि कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, टॉपिक्स से रिलेटेड बात आपको दिखाने के लिए, ठीक है जी। तो बुक आपके पास अवेलेबल हो। अगर अगर फर्स्ट डे है, अगर फिलहाल नहीं है तो कल आप अरेंज कर लीजिएगा लाजमी तौर पर। दूसरी इंस्ट्रक्शन में आपके साथ है कि जी बात थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के अंदर हम रहेंगे, आप रहेंगे प्रॉब्लम में, कभी नेट कनेक्टिविटी, कभी कोई और इशू। तो इन तमाम इश्यूज के साथ ही हमारी क्लासेस ये कंटिन्यू रहेंगी फ़िलहाल जब तक फिज़िकल क्लास नहीं होती। तो कोशिश ये करेंगे कि हम तमाम मसले मसाइल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहें, ठीक है जी। और उसके अलावा हम आपसे एक बात और जो इंस्ट्रक्शन में आपके पास है वो ये कि आप अपने माइक्स और वीडियोस को ऑफ करके रखेंगे, ठीक है जी। म्यूट कर दीजिए। नॉर्मली हम भी यहाँ से म्यूट कर देते हैं आपके ऑप्शन को, लेकिन फिर भी आप जो है उसे भी म्यूट करके रखिए, वीडियोस को भी। और उसकी बेसिक वजह यही है कि डिस्टरबेंस होती है। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 ये है कि आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन राइट कीजिए अपने चैट के सेक्शन में, आपके पास होगा अवेलेबल। तो उस चैट में आप क्वेश्चन राइट कर दें मुझे, या अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सपोज आवाज़ या स्क्रीन या वट एवर कुछ और,
तो वो भी मुझे शेयर कर दें, मगर राइट की शक्ल में। ठीक है जी। आप जो है वो पिक्चर अपनी मुझे मत दिखाएं और ना ही आवाज़ से मुझे बताएं, बोल कर नहीं बोल। क्लियर। नेक्स्ट आपके जो इंस्ट्रक्शन है वो याद रखिए कि चैट में आपने किसी किस्म का कोई इमोजी जो होता है या आपके पास कोई और शॉर्ट टर्म ऐसी है अजीबो गरीब, तो काइंडली वो आप चैट में मत लिखिएगा। ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन आपके राइट हुआ, इस वक्त आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है, तो बेटा ये जो प्रॉब्लम है ना, आवाज़ कट कट कर आ रही है, तो ये आप आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम, उसको आपने देखना होगा। ठीक है। आप अपने नेटवर्क को ज़रा चेक कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा इशू हमारी तरफ से होगा तो फिर ऑल स्टूडेंट्स में ऐसा होगा। ठीक है ना। तो एक दो स्टूडेंट्स अगर ये शिकायत करते हैं तो डेफिनेटली उनकी तरफ से आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें अपनी जानिब से, चेक करें कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है या आपकी कोई और। जैसे अब एक बच्चे ने खुद ही आंसर दिया जी, साउंड इज क्लियर सर। तो वही मैं बात आपसे कर रहा था कि कुछ बच्चों के पास अगर प्रॉब्लम है, अब ठीक आ रही है, चले जी, वेल डन। अगर अच्छी आ रही है तो वो आपके नेटवर्क की जानिब से तस्वीर या उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी। चलें, क्लियर हो गई, अच्छी बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इंस्ट्रक्शंस में। तो इंस्ट्रक्शन में आपको कह दिया कि जी आपने किसी टाइप के इमोजीज को या कोई और लैंग्वेज का ख्याल रखते हुए क्वेश्चन को करना है। और चूंकि ये चैटिंग क्लास की चैटिंग है, कोई एफबी की या वटेवर किसी और सोशल मीडिया की चैटिंग नहीं है, तो इसमें आप ख्याल रखेंगे। और कोई सिंबलाइज करेक्टर या इमोज या इमोजी जिसे आप कहते हैं, वो आप अपने शो ऑफ ना करें। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्शन ये है कि आप अपनी जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आज हमारा टॉपिक चल रहा है तो कोशिश कीजिए कि आज ही उससे क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में रेज हुआ है तो आप उसको पूछ लें मुझसे। क्वेश्चन आप राइट करते रहेंगे। आप राइट अपने पास लिख लीजिए पहले रफ कॉपी में, और हमारे जो क्लास की टाइमिंग 9 बजे तक है, तो 8:30 बजे के बाद आप उन क्वेश्चंस को चैट में राइट कीजिएगा। ठीक है। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे पास जो चैटिंग है, तो वो चैटिंग क्लास में या डिसकनेक्टिविटी की वजह से वो चैटिंग एंड हो जाती है ना, गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, रेज हो जाती है। तो उसे हम दोबारा से फिर आपसे री राइट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये कि आप पहले रफ अपने पास क्वेश्चन राइट कर लें, और फिर 8:30 बजे के बाद यानी 8:35 पे आप उनको चैट में राइट करें। ठीक है जी। और फिर मैं आपके उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर लास्ट 15 मिनट्स में दे दूंगा, सीक्वेंस वाइज जो जो क्वेश्चन आएगा मेरे पास। और टॉपिक से रिलेटेड आपने बात करनी है, कोशिश ये करें आज हम उसको क्लियर कर लें। अगर फिर भी आपको इशू है कि कल आपने कोई क्वेश्चन पूछना, तो वो मना नहीं है आपको पूछना, आप कल भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके लिए इशू होगा, क्योंकि आपको आज की बात अगर आप क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कल अगर आप क्लियर करेंगे तो वो फिर थोड़ा सा इशू हो जाता है। क्लियर है जी। अच्छा जी, बुक हमने अपने सामने रखी, और बुक को रखने का मकसद आपको मैंने बता दिया। तो सबसे पहले तो एक बच्चे ने पूछा जी मेरा नाम, तो मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अतीक है। ठीक है जी। और आपकी बायो सेकेंड ईयर की इंशाल्लाह मेरे पास होगी। कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपनी इस सेकेंड ईयर को बहुत अच्छा कर लें, क्योंकि फर्स्ट ईयर की आपकी जो भी पोजीशन बनेगी कोविड की वजह से, वो तो फ्री की है, तो इसीलिए उस फ्री वाली परसेंटेज में आपको कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। आपकी वैल्यू जो बनेगी वो आपकी सेकेंड ईयर की परसेंटेज से बनेगी, जहां भी आपको एडमिशन लेना है
प्रोफेशनल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वट काउंटेबल जो होगी वो आपकी सेकेंड ईयर परसेंटेज होगी। तो इसलिए सेकेंड ईयर की परसेंटेज को 85 से ऊपर ही रखने की कोशिश करेंगे। 90 से ऊपर भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 85 के बाद 90 तक ना पहुंचे, 90 से ऊपर भी जा सकते हैं। और भी ऊपर अल्लाह करे आपको ले जाए, 99 पे पहुंच जाए। 100 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 99 तो पॉसिबल है, तो वो भी पहुंच जाए आप। हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी। दुआओं के साथ साथ बुक का फर्स्ट पेज आप अपना निकाल लीजिए। पेज है बुक में कंटेंट्स का, और कंटेंट्स में हम आपको बताते चलें कि कौन से चैप्टर्स आपके पास बॉटनी में है और कौन से चैप्टर आपके पास जोलॉजी में। ठीक है, एज यूजुअल आपको मालूम है जोलॉजी का पेपर, फर्स्ट ईयर का पेपर किस तरह का है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का पेपर आपका जो पैटर्न था सेम वही पैटर्न है आपका। जोलॉजी और बॉटनी अलग अलग पेपर है, बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी। बॉटनी जोलॉजी में पेपर पैटर्न सेम रहेगा। जोलॉजी में रीजंस आते हैं, बॉटनी में शॉर्टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और जोलॉजी में रीजन भी 2 मार्क्स का होता है, नॉर्मल क्वेश्चन, नॉन रीजनिंग क्वेश्चन वो भी 2 मार्क्स के होते हैं। फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं एज यूजुअल बॉटनी में और जोलॉजी में। ठीक है जी, तो ये मैंने वर्बली आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। कंटेंट्स आपने निकाला जी बुक का, डेफिनेटली आपके सामने है जी। तो आप उसमें नोट कर लें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, यानी कि स्टार्ट के 1 to 5 चैप्टर्स आपके पास जो हैं वो जोलॉजी और बॉटनी दोनों में होते हैं। इनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग जो टॉपिक्स होंगे वो बॉटनी के रिलेटेड होंगे, प्लांट से रिलेटेड होंगे, और उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो जोलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो इस पूरे चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 1 to 5 तक आपके जोलॉजी बॉटनी दोनों कवर होंगे। ठीक है जी, उसके बाद चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये 3 चैप्टर आपके बॉटनी के लिए हैं। ये बॉटनी में आएंगे। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 ये बॉटनी में होंगे। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये आपका जोलॉजी के लिए है। दोनों चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये आपके जोलॉजी में होंगे। क्लियर जी। और चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 आपके बॉटनी में इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 बॉटनी में है, और चैप्टर नंबर 13 अगेन जोलॉजी में। तो आप अगर एक नज़र इसमें अगेन कंटेंट्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस बार बॉटनी के पोर्शन में आपको प्योर 5 चैप्टर नजर आ रहे हैं, और 5 मिक्स चैप्टर 1 to 5 हो गए। और जोलॉजी में आपको प्योर 3 चैप्टर नजर आ रहे हैं और 5 मिक्सअप चैप्टर में से यानी 8। तो जोलॉजी में हमें थोड़ा सा नजर आएगा कि चैप्टर वाइज बर्डन कम है, लेकिन इन बर्डन्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह जब फिजिकल क्लास में हमारी डिटेल चलेगी। कुछ चैप्टर पेपर से रिलेटेड बातें होंगी, पेपर्स अटेम्प्ट करने से वो ज़्यादा इजी रहेगा, वहीं आपको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ हम नहीं डिस्कस कर रहे। अगेन जी बुक में पेज नंबर 3 आप अपने सामने रखिए। पेज नंबर 3 में आपके पास 8 लाइन है, और 8 लाइन में पहला पैराग्राफ के आपके पास एक डेफिनेशन आपको मिलेगी, और वो डेफिनेशन हमारे पास भी मौजूद है। हमने उसको डिफरेंट वेज में आपके सामने रखा है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के हम बॉटनी सेक्शन में चलेंगे, बॉटनी को कवर अप करेंगे,
और चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। होम से निकला और स्टेस, होम से निकला घर, घर से, और स्टेस आपका स्टेज सेम, यानी घर जैसे माहौल में अपने माहौल को सेफ रखना, सेम रखना। तो ग्रीक वर्ड है होम्योस्टेसिस, जिसका मतलब है स्टे सेम। अब स्टे सेम क्या है, पहले आप बुक की डेफिनेशन को अपने रीड करके देख लीजिए। इट इज defined as a set of regulatory mechanisms which are involved in maintaining an organism internal environment within suitable limit। suitable limit एक ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रखे, उसे कहा जाता है होम्योस्टेट्स। और इसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे एनिमल्स को, प्लांट्स को। एग्जाम्पल्स आपके पास यहाँ मौजूद है, हम उसको बाद में लेते हैं। पहले आप अपनी स्क्रीन को देखिए और आपकी स्क्रीन पे मिलता है आपको एक डेफिनेशन और भी। टू मेंटेन द इंटरनल constituency of blood and body such as temperature, acidity, salt, water, glucose, called homeostasis। अगर हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट में हम क्या करें, एक मेंटेनेंस रखें, कंटिन्यूटी रखें, किस किस में, बहुत सारी चीज़ें, उनमें तो कुछ हमारे सामने हमने एग्जाम्पल दे दिया आपको। टेम्परेचर है, एसिडिटी है, सॉल्ट है, वाटर, ग्लूकोज है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, केमिकल्स हैं, वट। तो ये आपका कहलाएगा होम्योस्टेसिस। या फिर द टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम, स्पेशली द फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ हायर एनिमल्स, टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी owing to the coordinated response of its parts to any situation or stimulus tending to disturb its normal condition or function। तो अगर कोई सिस्टम हमारी बॉडी का, हायर एनिमल्स की बात आप कर रहे हैं, तो वो मेंटेन कर रहा हो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंडीशन को कंपेयर करते हुए, अगर बाहर हालात डिस्टर्ब हुए हैं तो इंटरनल इन्वायरमेंट को भी चेंज किया जाए, ठीक है ना। और अगर इंटरनल इन्वायरमेंट सुटेबल पोजीशन पर है तो उसी पर रहने दिया जाए, कोई इशू नहीं है। अब इसे मेंटेन करने के लिए आपके पास क्या करना होगा, आपकी बॉडी को डेफिनेटली बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, है ना। कुछ काम आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके डाइजेस्टिव सिस्टम, आप पढ़ चुके रेस्पायरेशन, चैप्टर्स माशाल्लाह से पूरे पूरे किए आपने कवर, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा कि जी हमारे पूरे सिस्टम में डाइजेशन होता है और देन लास्ट में बॉडी से वेस्ट, सॉलिड वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो सॉलिड वेस्ट बाहर क्यों निकला, इसलिए कि उसे बॉडी में रहने से क्या हो जाती, बॉडी डिस्टर्ब हो जाती, बॉडी उसको नहीं संभाल सकती। आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस इनसाइड इनहिबिट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिबिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर सेव नहीं किया जा सकता और कहीं संभाला भी नहीं जा सकता। अब यहां पर आप सेकेंड ईयर में देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन और कुछ और चीजें। पहले हम बात कर लें जी सिग्निफिकेंस ऑफ होमोस्टेस। पहला जो बेनिफिट है या सिग्निफिकेंस है वो, इट इज अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म which are involved to maintaining an organism internal environment within suitable limit। तो ये suitable limit रखता है हर किस्म का केमिकल, एवरी टाइप ऑफ केमिकल मेंटेन्स ड्यू टू द होम्योस्टेस। तो आप मेंटेन करेंगे इसी वजह से, वरना मेंटेन नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड सिग्निफिकेंट है, ईच ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट सर्टेन एक्टिविटीज बेसिक टू लाइफ एज न्यूट्रिशन, respiration, etc. within the normal range। अब हमारे पास ऑर्गेनिज्म जितनी भी एक्टिविटीज कर रहा होता है नॉर्मली जो लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उसे नॉर्मल रेंज में रखने के लिए होम्योस्टेसिस करना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है, इट मेंटेन्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू का फ्लूइड, जो सेल की अगर आप बात करें तो साइटोप्लाज्म के नाम से आपको याद होगा, टिश्यू डेफिनेटली ग्रुप ऑफ द सेल्स। तो उनका जो फ्लूइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिश्यू मेंटेन रहेंगे, फंक्शनल रहेंगे, तो ऑर्गन फंक्शनल रहेगा। और टिश्यू फंक्शनल कैसे रहेंगे? टिश्यू फंक्शनल इस तरह रहेंगे कि उनका फ्लूइड मेंटेन रहे। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। अब आपके पास जो है वो टिश्यू फ्लूइड मेंटेन। सर क्लास ले रहे हैं सर। ठीक है जी, आवाज नहीं आ रही, सो ट्राई करें जी, आवाज दोबारा देखिए। मेरी आवाज अगर ठीक हो गई है, टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं, बार बार प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, हाँ जी, दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये लास्ट में हम जो बात कर रहे थे, ठीक हो गई जी आवाज, चलें जी, गुड। एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो एस्पेक्ट्स हम आपको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन आप इसमें देखेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन में आप वाटर और सॉल्ट्स की मेंटेन देख रहे होंगे, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर में पूरे। एक्सक्रीशन आप देखेंगे, जो नाइट्रोजन वेस्ट है और वाटर बैलेंस में किडनी का वर्किंग है वो कैसे हो रहा है, उसकी पूरी डिटेल है हमारे पास, और लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट थर्ड जो एस्पेक्ट है वो है थर्मो रेगुलेशन। टेम्परेचर किस तरह रेगुलेट किया जा रहा है मैमल्स में, इसमें मैमल्स का डिटेल हमें
बात की जाएगी और उसमें आपको दिखाया जाएगा कि जी थर्मो रेगुलेशन किस तरह कर रहे हैं। क्लियर जी? एक नज़र ज़रा बुक पे डालिए, बुक में पेज नंबर 3 पर आप थे और बुक में पेज नंबर 3 का लास्ट पैराग्राफ पर एक ज़रा नज़र डालकर, और आपके पास 1 मिनट है, आप ज़रा उसको क्या कीजिए, रीड। बच्चों आपको बेटा पहले भी मैंने स्टार्ट में बताया था कि अपनी ऑडियो और अपनी वीडियो बंद करके रखिए। ठीक है जी? क्लियर है? तो आप अपनी वीडियो और ऑडियो को ऑफ करके रखिए। आवाज़ नहीं आ रही एक बच्चे को, बेटा अपना ऑडियो अपना चेक कीजिए, क्योंकि अब यहाँ से आवाज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। जो इशू था वो हमने क्लियर कर लिया है, छोटा सा इशू आया था। अब आप हो, पॉसिबल है कि आपकी तरफ से कुछ हो। दोबारा से हमें कॉल रही है, सही नज़र नहीं आ रहा। सही नज़र नहीं आ रहा, आप ना देखें इसको। ये लिखा है ऑस्मो रेगुलेशन एस्पेक्ट्स ऑफ होमोस्टेस की बात करें ना बेटा, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन लिखा हुआ, ये आपको आपके पेज नंबर 3 की सेकंड पैराग्राफ में नजर आ जाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। ठीक है? मैंने आपसे कहा था कि आपके पास 2 मिनट हैं, आप 2 मिनट में जरा लास्ट वाला अपना पेज नंबर 3 का लास्ट पैराग्राफ उसको रीड कीजिए। सॉरी, राइट कर रहा हूँ। एक बच्चे ने अगेन पूछा कि जी एस्पेक्ट्स को रिपीट कर दें। एस्पेक्ट को रिपीट कर देते हैं जी आपके सामने दोबारा। हमारे ऑस्मो रेगुलेशन, इसमें हमारे वाटर्स बैलेंसिंग की जा रही होगी बॉडी की, इसकी डिटेल क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है? प्लांट्स में भी हमने देखना है इसको और एनिमल्स में भी देखना है डिटेल के साथ। एक्सक्रीशन में हम किडनी का पूरा फिजियोलॉजी देखेंगे और फिजियोलॉजी के बाद हम उसको बहुत डिटेल में जाकर इसका स्टडी करेंगे आपके लिए। ठीक है? नेक्स्ट थर्मो रेगुलेशन, थर्ड एस्पेक्ट है हमारा थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन में भी आप टेम्परेचर किस तरह बॉडी का रेगुलेट किया जाता है, तो वो हम हायर एनिमल्स में उसको देखेंगे। क्लियर? अच्छा, अब हायर एनिमल्स में इसकी डिटेल बात होगी, डिटेल क्वेश्चन होगा। ठीक है जी? तो ये 3 एस्पेक्ट्स इस पूरे चैप्टर में आपके पास चलेंगे, पूरे चैप्टर में। ठीक है जी? अच्छा, कभी कभी आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल म्यूट होती हुई नज़र आएगी, तो उसमें आप घबराया ना करें। हम अपनी कोई टेक्निकल बात अगर कर रहे होंगे तो उसमें हम म्यूट हो जाते हैं, कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाएं हम। आप लोगों ने रीड कर लिया होगा जिनके पास बुक्स हैं, तो उस रीड आउट पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि हमारे पास फीडबैक सिस्टम होता है। पेज नंबर 3 के लास्ट पैराग्राफ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास नोट कर सकते हैं और वहां लिखा है, यानी आप लिख लीजिए, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? डिफाइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। डिफाइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है?
तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैंने बताया। फीडबैक क्या होता है, वेल नोन है आप लोग किस चीज से। आप गूगल पर कोई चीज सर्च करते हैं और गूगल आपको सर्च करके देता है और उसके बाद आपसे फीडबैक लेता है कि भाई जरा ये बता दीजिए कि आपने जो सर्च किया वो कैसा था, आपको क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं मिला, आपके जो भी वर्ड्स थे राइट आपने किया, उन वर्ड्स की मीनिंग आपको मिली, वट एवर, ठीक है ना। तो आप उस पर फीडबैक देते हैं जो भी आपने देना। इसी तरह आपकी बॉडी जो फंक्शनल है वो दरअसल फीडबैक पर चल रही है। फीडबैक पर आपके जो एग्जाम्पल हमने देखी, आपने रीड किया, ठीक है, तो उसमें आपने देखा कि अगर आपके शुगर, चॉकलेट खा रहे हैं या आप कोई और मीठी चीज खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी की शुगर इंक्रीज हो रही। शुगर जैसे ही इंक्रीज होगी तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी और ब्रेन को बताया जाएगा, हायर एनिमल्स अगर है तो, या फिर अगर लोअर एनिमल है तो वो उसके दूसरे सिस्टम को बताया जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। वो फौरन उस पर अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हुए जो भी उसका ऑर्गन है, जैसे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं या हाई एनिमल्स की, तो पेंक्रियास है, तो पेंक्रियास को ऑर्डर किया जाएगा कि जी फौरन इंसुलिन बनाइए और वो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इंसुलिन बनकर फिर शुगर लेवल को नीचे किया जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन है उनका मैं भी जवाब देता हूं। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आपके सपोज रोजा रखा है आपने, और रोजा रखने पर आपने देखा कि सहरी की, सहरी के बाद दोपहर के बाद ऑलमोस्ट 2 बजे 3 बजे आपको बहुत सख्त भूख लगी और फिर थोड़ी देर के बाद वो भूख थोड़ी सी कम हो जाती है खुद ही, हालांकि खाना तो आपने खाया नहीं। तो आपका लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आपकी एनर्जी को अगेन प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आपकी भूख में कमी महसूस हो जाती है। ये क्या है जी, ये भी फीडबैक है। तो अगर आपके केमिकल्स जो बॉडी में हैं या इंक्रीज हो रहे हैं, उन्हें अगर डिक्रीज किया जा रहा होगा तो वो कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक। और अगर आपकी बॉडी के केमिकल्स डिक्रीज हुए हैं और उन्हें इंक्रीज किया जा रहा होगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। इस तरह हमारे पास दो फीडबैक की टाइप्स होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो आप कर रहे होते हैं। क्लियर है जी। क्वेश्चन की तरफ जल्दी से आपको मैं बता दूं, जो शॉर्ट क्वेश्चन यानी बच्चों में से चैट में क्वेश्चन किया था, वो मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम होती है, अगले 3-4 मिनट बाद डिस्कनेक्टिविटी होगी तो उस वक्त क्वेश्चन इरेज हो जाएंगे। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि 8:30 बजे के बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन ये तो नॉर्मली सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। तो क्वेश्चन हमारा जो हमने लिखा है आपको, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ अगेन, व्हाट इज फीडबैक, ठीक है। डिफाइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, डिफाइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। दूसरा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा जी, कॉन्ट्ररी मीन्स क्या होता है। तो कॉन्ट्ररी मीन्स होता है जो, जैसे आप कहते हैं ना, इसी तरह से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, और आपके पास बुक में नेक्स्ट पेज होगा, पेज नंबर 4, और पेज नंबर 4 पर आपके पास कुछ डायग्राम बनी है, वही डायग्राम की एग्जाम्पल आपके सामने रखी है, और हम उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ बता दें, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पर कुछ बोल्ड वर्ड आपको मिलेंगे, और वो बोल्ड वर्ड हैं वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूट पोटेंशियल, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, प्लाज्मोलाइसिस। ये तमाम जो हैं आपके सामने बोल्ड वर्ड, ये हमारे लिए डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो डेफिनेशन में आप ऑलमोस्ट याद करें, लेकिन ये तीन टर्म्स जो हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये टर्म्स हमारी ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हमें मदद देगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। क्लियर है? तो ये भी क्लियर करनी है हमने। अब मैं आपके सामने तीन कंडीशंस रखना चाहता हूं। पहली कंडीशन ये है कि जी आपको याद होगा, ये एक हमारा प्लांट सेल है सेल वॉल के साथ, ये हमारा एनिमल सेल है सेल मेम्ब्रेन के साथ। आपको याद होगा कि सेल में साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? सबको याद है ना? हाँ, यकीनन याद होगा, 70 to 80%। और अदर्स क्या होगा? वो हमारे अदर केमिकल्स या ड्राई वेट होता है। ठीक है? तो ये हमने डायग्राम आपके सामने एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट। अच्छा, जब मैं ये स्क्रीन पर समझा रहा हूँ तो माउस के थ्रू आपको बता रहा हूँ, तो माउस को मेरे देखते रहा करें मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है? अच्छा जी। अब तीन कंडीशन हमने रखी है, मैं कंडीशन आपके सामने रख रहा हूँ, आप सोचिएगा इनके बारे में। पहली कंडीशन ये है कि विद इन सेल 70 to 80% वाटर होता है, सॉल्यूट कितना होता है? 20 to 30%। और हमारे पास बाहर इन्वायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में हमने क्या रखा? 100% प्योर वाटर। तो यहाँ सॉल्यूट क्या है? 0। सॉल्यूट तो रखा ही नहीं। क्लियर है जी? दूसरी कंडीशन में हमने क्या कहा? हमने कहा कि जी 70-30, 70-30 क्या है? साइटोप्लाज्म। और इन्वायरमेंट में क्या है? इन्वायरमेंट में भी सेम है, 70-30 वाटर, यानी 70% वाटर और 30% उसमें सॉल्यूट डाल दिया। तो ये भी हमने बना दिया, ये भी इन्वायरमेंट में रख दिया हमने। ठीक है? क्लियर? थर्ड में कंडीशन हमारे पास क्या है जी? थर्ड में कंडीशन हमारे पास है 70-30, 70-30 था, लेकिन जो बाहर इन्वायरमेंट था, उस बाहर इन्वायरमेंट में हमने 60-40 कर दिया, यानी 40 सॉल्यूट है और 60 उसमें वाटर। ठीक है जी?